नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु माला चंदनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। इस वीडियो में हम ट्रेड यूनियन या फिर भारत में श्रम संघवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में भारत में श्रम संघ का या ट्रेड यूनियंस का जो उत्थान है और उसका योगदान जो है कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। भारत में इस हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम ट्रेड यूनियंस को जो है स्टडी को मूवमेंट्स को हमने कुछ विभिन्न स्टेजेस में या चरणों में बांटा है, उस हिसाब से हम इसको स्टडी करेंगे। भारतीय श्रम संघ जो आंदोलन है का इतिहास अधिक पुराना नहीं है, परंतु संक्षिप्त इतिहास होने के बाद भी जो इसमें अनुभव और क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, वो उसमें इतने अधिक उदाहरण मिलते हैं कि उस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं वो अधिक पुराने और विकसित आंदोलनों में भी उस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं। भारतीय श्रम संघ आंदोलन के इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमने आप देख सकते हैं स्लाइड में कि विभिन्न स्टेजेस आपको नजर आ रही है। जो पहला चरण है वो फ्रॉम द बिगनिंग टिल द 1891, दूसरा चरण जो है 1892 से 1911, थर्ड चरण जो है थर्ड स्टेज 1912 से 1929, फोर्थ स्टेज जो है फ्रॉम 1930 से 39, फिफ्थ स्टेज फ्रॉम 1939 टू 1947 और सिक्स्थ स्टेज जो है वो 1947 से लेके वर्तमान स्थिति तक या टिल डेट। जब हम बात करते हैं प्रथम चरण की, तो भारत में ट्रेड यूनियंस का जो सफर है या उसका प्रारंभ कहाँ से शुरुआत हुई। देखिए, हमारे देश में श्रम संघ आंदोलन का प्रारंभ जो है वो कुछ उद्योगों की स्थापना के बाद ही हुआ, क्योंकि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश रहा है, खासकर 1800 1900 के पहले, और आज भी वो कृषि प्रधान देश ही है, बट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफी बदलाव आ चुका है। तो भारत में सूती वस्त्रों मिलों की स्थापना सर्वप्रथम मुंबई में 1853 में हुई थी, और जूट मिलों का प्रारंभ, जूट जो मिल्स थे उनका प्रारंभ कलकत्ता में हुआ था 1895 में, और इसी दौरान रेलवेज का भी निर्माण हुआ था और कोयला खदानों की भी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर थे, वो श्रमिक थे, वो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आकर इन कारखानों और मिलों में कार्य करते थे। अब उस समय इस तरह के कोई भी नियम कायदे कानून नहीं थे जिसके अंतर्गत वो कार्य करे, इसलिए कई घंटों का काम करना, कार्य दशाओं, किसी भी तरह का कोई भी वैधानिक नियंत्रण नहीं हुआ करता था। तो पारितोष भी बहुत कम मिलता था। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मील मालिकों और काम करने वालों के बीच मोल भाव करने के का कोई वहां पे प्रोविजन या प्रावधान ही नहीं था। श्रमिकों का पक्ष रखना, रखने वाला भी कोई नहीं था, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी। दूषित आवास व्यवस्था थी, श्रम तथा पूंजी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था, मनोरंजन व कल्याण के कोई कार्य नहीं हुआ करते थे, और इस तरह से बहुत सारी चीजों का श्रमिकों के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बुरा पड़ता था। और कुटीर उद्योग लगभग खत्म हो चुके थे उस समय, और जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो श्रमिक जो है, जो लोग जो हैं, वो ग्रामीणों से इन इंडस्ट्रीज और मिलों की तरफ, कारखानों की तरफ वो प्रस्थान करते थे काम की तलाश में, और इस तरह से एक हम बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं शोषण के भागीदारी बनते थे। भारत में श्रम संघ आंदोलन का श्री गणेश 19वीं शताब्दी के बाद ही हुआ, और उस समय के कुछ समाज सुधारक थे जिन्होंने इस बात की पहल की, उन्होंने मिल मालिकों से पहल की, अपील की कि वो जो है इन दशाओं को सुधारने की कोशिश करें। बम्बई और कलकत्ता में 1872 के दौरान ब्रह्म समाजी सुधारकों ने जो है वो मिल मालिकों से इस बात की चर्चा की, समस्या की चर्चा की। 1858 में सोहराब जी शाहपुर जो है, उनके नेतृत्व में कुछ मुंबई की वस्त्र मिलों में काम करने वाले जो स्त्रियां, बच्चे, श्रमिक थे, उनके बारे में, उनकी दशाओं को सुधारने के बारे में संनियम को बनाने की मांग की गई। 1877 में जब नागपुर के एक प्रेस मिल में एक श्रमिक के दरों के प्रश्न की लेकर हड़ताल हुई, तो इसके बाद अनेक हड़तालें हुई। ये जो पहली हड़ताल थी 1877 में, उसके बाद अनेक हड़ताल हुई, और 1882 और 1890 के बीच में मद्रास, मुंबई मिला के कई जगहों पर 25 हड़तालों का करीब करीब विवरण पाया गया है। लेकिन
भारतीय औद्योगिक श्रमिकों में वास्तविक संगठन की पहली जो नींव थी वो सन 1884 में पड़ी, जब एन.एस. लोखंडे ने बंबई में श्रमिकों की एक सभा बुलाई और अपनी मांगों के अनेक प्रस्ताव पास किए, जैसे साप्ताहिक अवकाश की बात की गई, कार्यों के बीच आधे घंटे का अवकाश की बात की गई, मासिक मजदूरी का नियमित रूप से भुगतानों की बात की गई, दुर्घटना की दशा में क्षतिपूर्ति की बात की गई। इस तरह की कोई भी चीजें एग्जिस्टेंस में नहीं थी जब इंडस्ट्रीज, कारखाने और मिल यहाँ पे इंडिया में जब एस्टेब्लिश हुए थे। तो इन सब मांगों को से संबंधित एक स्मरण पत्र भारतीय कारखाना आयोग जो था उस समय उसके पास भेजा गया। उन्होंने श्रमिकों की मांग को स्वीकार भी कर लिया और उस समय की जो तत्कालीन भारत सरकार ने सिफारिशों को पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने कार्यान्वित नहीं किया उसको। और इस तरह से सन 1890 में लोखंडे ने फिर से एक आंदोलन चलाया और फिर से उन्होंने श्रमिकों को संगठित किया। इस संगठन का नाम उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन रखा। तो पहली जो संगठन थी जिसका नामकरण किया गया बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन रखा गया। इसी समय श्री लोखंडे ने दीनबंधु नाम का एक पत्र भी निकाला, दीनबंधु नाम का पत्र निकाला और जिसके माध्यम से उन्होंने अधिकारियों और सरकारों तक श्रमिकों की मांगों को पहुंचाने का कार्य किया। हम इस प्रथम चरण के श्रम आंदोलन के मुख्य विशेषताएं अगर देखना चाहें बहुत शॉर्ट में, तो पहला, श्रमिकों में अभी भी यह भावना पैदा नहीं की गई थी कि आंदोलन द्वारा उन्हें अपनी कार्यदशा सुधार सकते हैं। ये चीज उनके अंदर थी ही नहीं, क्योंकि उनको इस चीज का कभी आइडिया ही नहीं हुआ कि वो अच्छे बेटर कंडीशन में काम कर सकते हैं। दूसरा यह था कि आंदोलन स्वतः ही विकसित हो गया था। तीसरा, इसका विकास भारत के सभी उद्योगों में समान रूप से नहीं हो पाया था। कुछ ऐसे सूती वस्त्र या जूट वस्त्र जहाँ पे जूट के कारखाने, वहीं पे ही इस आंदोलन को एक रूप मिला था। इसका सन 1891 में कारखाना अधिनियम पास हुआ। 1891 में आप लोगों ने पढ़ा भी है, कारखाना अधिनियम पास हुआ। और इसके साथ ही भारतीय श्रम संघ आंदोलन के प्रथम चरण की तीसरी होती है। और इसके बाद लोखंडे जी और श्री बंगाली जी की मृत्यु के बाद से जो प्रथम चरण में जो बहुत सारे आंदोलन हुए थे उसकी गति थम सी गई थी। अब हम अगला आते हैं जो सेकंड स्टेज है 1892 से 1911 का। सन 1904 में भारत में वस्त्र मिलों की प्रगति से वस्त्र मिलों की तेजी से प्रगति होने लगी। बहुत सारे वस्त्र मिल खुलने लग गए और बहुत सारे श्रमिक काम करने लग गए इन मिलों में। तो उनकी मांग भी उस हिसाब से उन्होंने रखना शुरू किया कि कई घंटे काम कराया जाता था। तो उन्होंने कहा कि हमें काम के जो कार्य घंटे हैं उसको कम करने के लिए उन्होंने मांग उठाई। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय श्रम आंदोलन ने पुनः सिर उठाया और उसके बाद फिर 1905 और 1909 के बीच में काफी सारी हड़तालें जो है वो हुई। हम बोल सकते हैं कि हड़तालों की बाढ़ से आ गए थे 1905 से 1909 के बीच में। बंबई की वस्त्र मिलों में काम के घंटों को लेके हड़तालें हुई। रेलवे कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि के लिए हड़तालें की और इस प्रकार से अलग अलग, कलकत्ता जो था वहां पे सरकारी प्रिंटिंग प्रेस ने भी हड़ताल की और इस तरह से अलग अलग हड़ताल जो है 1905 तक होते रहे। इसके बाद एक और श्रमिकों की एक और अन्य महत्वपूर्ण संस्था थी कामगार हितवर्धक सभा वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन। इसका निर्माण किया गया 1905 में और इस संस्था ने श्रमिकों के रहन सहन और काम करने की दशाओं में सुधार करने के लिए बहुत सारे हड़तालें करी। इसमें हम बोल सकते हैं कि जो द्वितीय चरण का अंत था उसमें कोई भी तरह की कोई भी बहुत प्रॉपर कानून या बहुत मांगी पूरी नहीं हो सकी और यह एक नियमित संस्था के रूप में संगठित नहीं हो पाए। कमिंग टू द थर्ड स्टेज है 1912 से 1929। इस स्टेज के दौरान जो है देखिए थर्ड स्टेज जो है वो प्रथम महायुद्ध हुआ था, उसके अंत तक श्रम संघ आंदोलन अत्यंत धीमी गति से बढ़ा। युद्ध के बाद के समय में औद्योगिक श्रमिकों में जागृति आ गई। युद्ध के से लौटे हुए सैनिक व अन्य देशों के श्रमिकों की इच्छा दशाओं का वर्णन किया। फिर रूसी क्रांति से भी अन्य देशों को एक क्रांति की लहर पैदा हुई जिससे भारतीय श्रमिक भी अछूते नहीं रहे। महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन का औद्योगिक श्रमिकों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हीं के प्रयास स्वरूप अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई और
इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होने से भी श्रमिकों के आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई और उन्हें अधिक अधिकार मिल गया कि इस संघ के वार्षिक सम्मेलनों में अपना एक प्रतिनिधि भेज सके। इसका परिणाम क्या हुआ? आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलनों में प्रतिनिधि भेजना और फिर वहां पे उनकी बातों को सुनना। इसका परिणाम यह हुआ कि 1920 में श्रमिकों की एक केंद्रीय संस्था ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस यूनियन कांग्रेस बनाई गई। इसमें श्रम संघ आंदोलन को काफी बढ़ावा दिया गया। 1919 से लेकर 23 के बीच में अनेक श्रम संघ बने और उसमें लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां थी, जैसे कि पैसे की कमी, पदाधिकारियों के काम का उचित विभाजन होना आदि, इस तरह के बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कुछ संघ थे जो जैसे जमशेदपुर श्रम संघ, बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर संघ, गिरनी कामगार महामंडल, ये सब इत्यादि जो है वो संख्या कई हजार से अधिक थी। इनमें से जो सदस्य थे उनकी संख्या 1000 से अधिक थी और काम जो था वो बहुत ज्यादा प्रगति पर नहीं था, या संगठन जो है वो ढीला ढाला था बोल सकते हैं। चाय बागान भी बहुत ज्यादा थे इंडिया में उस समय। चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कोई भी प्रकार का संगठन नहीं था, ये चीज को नोट करें आप लोग। सन 1926 में इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ। 1926 में 1926 में यह अधिनियम भारतीय श्रम संघ आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रजिस्टर्ड श्रम संघों को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई और फिर यही नहीं, मिल मालिक भी इनके महत्व को स्वीकार करने लग गए। केवल किसके बाद? 1926 में इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के बाद में। इसके बाद 1927 में कानपुर श्रम संघ कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के बाद में जो आंदोलन है वो दो दल हो गए। एक साम्यवादी की ओर चला गया और दूसरा जो है वो सुधारवादियों की दल को रिप्रेजेंट करने लग गया। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नागपुर में अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस का 10वां अधिवेशन हुआ, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी दलों ने अपने प्रस्तावों को रखा और फिर उसको पारित करने में सफल भी हो गए। कमिंग टू द फोर्थ स्टेज जो है 1930 से 1939 है। यह समय वह था जब महात्मा गांधी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आंदोलन जो है वो शुरू किया था 1930 में। इस समय घोर आर्थिक मंदी के कारण आप लोग सबको पता होगा कि 1930 में बहुत भयंकर आर्थिक मंदी थी, पूरी दुनिया में मंदी का दौर था। मिल मालिकों ने भी श्रमिकों की छटनी करना शुरू कर दिया और उनकी मजदूरियां भी बहुत कम कर दी। तो श्रमिकों ने, क्योंकि उस समय तक बहुत सारे दल बन चुके थे, तो श्रमिकों ने जो है इसके विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया और हड़तालें शुरू कर दी, पर फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। 1931 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस में पुनः फूट पड़ गई और रेड ट्रेड कांग्रेस के नाम से एक नया संगठन आया और इस तरह से बहुत ज्यादा किसी तरह का सक्सेस किसी भी आंदोलन को नहीं मिल पाया। 1935 में देश में राजनीतिक सुधार लाने के उद्देश्य से एक नया कानून बनाया गया और बहुत सारे राज्यों में इसकी स्थापना की गई। इनकी जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो इस प्रकार थे कि बंबई वस्त्र श्रम जांच समिति सन 1937 बहुत सारी समितियां नियुक्त की गई श्रमिकों की स्थिति देखने के लिए। उसमें थी बंबई भारतीय श्रम जांच समिति, कानपुर श्रम जांच समिति, मध्य प्रदेश श्रम जांच समिति, बिहार श्रम जांच समिति इत्यादि। इस चतुर्थ चरण में श्रमिकों की एकता के लक्षण प्रकट होने लग गए। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में हम लोग को देखा कि जो मजदूर थे उनके बीच में एकता का बड़ा अभाव रहा, लेकिन इस फोर्थ स्टेज में इस चीज को ध्यान दिया गया, इस चीज को देखा गया कि श्रमिकों में एकता के लक्षण जो है वो नजर आने लग गए, वो उस एकता के महत्व को समझने लग गए। श्रमिकों वर्ग में अपने अधिकारों के प्रति और जागरूकता बढ़ने लग गई और वो इस तरह से संगठित होकर अपने मांगों को और अच्छी तरीका से रखने लग गए, आंदोलन करने लग गए। कमिंग टू द फिफ्थ स्टेज 1939 से 1947। पांचवा जो था चरण, छठा चरण द्वितीय महायुद्ध 1939 से आरंभ होता है। इस समय श्रम संघ जो है उसकी एकता में फिर कहीं ना कहीं एकता का अभाव आने लग गया और कांग्रेसी नेता उस समय जेल में डाल दिए गए और इस तरह से जो संगठन है वो उसका जो पकड़ है आंदोलनों के लिए या अपने मजदूरों पे वो कम होने लग गया या उस पर कमी आने लग गई। 1944 में भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, इन दोनों
ही संस्थाओं को बारी बारी से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधि करने का मौका दिया जाएगा। और कुछ वेलफेयर कमिटीज भी स्थापना की गई इसी दौरान, इसी 5वें स्टेज के दौरान में। और श्रमिकों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई। उनके लिए कुछ जांच समितियां भी बनी ताकि वो देख पाए कि किस तरह का जो फैक्ट्री ओनर्स है वो किस तरह का ट्रीटमेंट और आवास व्यवस्था जो है उन मजदूरों को देते हैं और उनकी दशाएं किस तरह है, कहीं शोषण तो नहीं किया जा रहा है। कमिंग टू द सिक्स्थ स्टेज, जो सिक्स्थ चरण है 1947 से शुरू होता है और अभी आज के प्रेजेंट डेट तक हम उस चीज को देख सकते हैं। स्वाधीनता से शुरू हुआ जो सिक्स्थ स्टेज है 1947, जैसे हम देख सकते हैं, किंतु अनार्थिक विभाजन के कारण देश में आर्थिक विषमता पैदा हो गई थी। भारत में उद्योग कच्चे माल का अभाव पैदा हो गया था। एक देश से दूसरे देश जनसंख्या के स्थानांतरण ने जले पे और नमक छिड़क दिया था। तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि मूल्य स्तर जो था, जो हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, वो गगनचुंबी होने लग गया, बहुत आसमानों को छूने लग गया था। और इस प्रकार श्रमिकों के वास्तविक वेतन में कमी आ गई थी। जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इस प्रकार के इफेक्ट्स हम देख सकते हैं। महंगाई भत्ते आदि में कमी के कारण श्रमिकों की दशा और भी दयनीय हो गई थी, बहुत ही ज्यादा पीटी कंडीशन में आ गए थे श्रमिक। मांग में कमी होने के कारण प्रोडक्शन नहीं था तो छटनी की जाने लग गई और इस तरह से परिवारों पर, श्रमिकों के परिवारों पर खाद्यान्न के संकट का संकट छाने लग गया था। युद्ध काल में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंतर्गत हड़तालें व तालबंदी अवैध थी और इस स्थिति में नियंत्रण पाने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बनाया गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 बनाया गया, जिसमें भारत सुरक्षा कानून की हड़ताल संबंधी धाराएं सम्मिलित की गई। 1948 में पुनः एक विभाजन हुआ, समाजवादी अलग हो गए। उन्होंने हिंदू मजदूर सभा के नाम से अपना एक अलग से मजदूर संघ बनाया और उसके बाद 1949 में शाह और बोस ने श्रमिकों का नया संगठन बनाया जिसका नाम जॉइंट ट्रेड यूनियन कांग्रेस रखा। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संगठन में समाजवादियों का प्रभुत्व छा गया और जयप्रकाश नारायण जो इसके सभापति थे, शास्त्री जी थे, हरिहरनाथ शास्त्री जी, उनकी अध्यक्षता में रेलवे कर्मचारियों का एक संगठन भी बनाया गया जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संगठन पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज की स्थिति में और आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो बने हुए हैं ट्रेड यूनियंस, ये किस प्रकार से आज भी जो है अपना काम कर रहे हैं और किस तरह से लोगों ने अपने काम के मांगों को रखते हुए मजदूरों के लिए बहुत सारे वेलफेयर के काम करे हैं। नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, श्रम संघ के कार्य, भारत में श्रम संघ के कार्य हम देख सकते हैं। इनके कुछ फॉलोइंग फंक्शंस आप देख सकते हैं। कुछ फंक्शंस हैं, इंट्राम्यूरल फंक्शंस जिसे हम बोलते हैं काम की दशाओं से संबंधित कार्य, एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शंस जिसे हम बोलते हैं सामान्य जीवन स्तर से संबंधित कार्य, और तीसरा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज, दैट इज राजनीतिक कार्य। कमिंग टू द फर्स्ट वन, इंट्राम्यूरल फंक्शंस जिसे काम की दशाओं से संबंधित कार्य, तो इससे संबंधित कोई भी कार्य शीर्षक के अंतर्गत आता है, जैसे कि पर्याप्त मजदूरी दिलाने का प्रयास करना, कारखाने के अंदर काम करने की दशा में सुधार करना, काम के घंटों में कमी करना, लाभ अंश भागिता एवं सहभागिता की दिशा में काम करना, सेवा योजकों के उचित व्यवहार को उचित व्यवहार के लिए काम करना। इस तरह के बहुत सारे काम जो है इंट्राम्यूरल फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। जब हम बात करते हैं एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शंस के, तो एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शंस जो है सामान्य जीवन स्तर से संबंधित कार्य ये होते हैं, जैसे कि श्रमजीवियों के में परस्पर बंधुत्व और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना, पैदा करना, उनका शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास करना, बीमारी, बेरोजगारी, बेकारी अथवा हड़ताल आदि के समय में श्रमिकों की रक्षा करना, उनकी सहायता करना, उनको राशन पानी पहुंचवाना, कानूनी परामर्श देना, श्रमजीवियों के कल्याण कार्य की व्यवस्था करना, पुस्तकालय की व्यवस्था करना, वाचनालय, मनोरंजन आदि, सस्ते ऋण की, अनाज की, इस तरह की व्यवस्था करना, सब जो है इस पर्टिकुलर एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शंस या फिर सामान्य जीवन स्तर से संबंधित कार्य के अंतर्गत आप ले सकते हैं। कमिंग टू द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, राजनीतिक कार्य देश में शासन प्रबंध भाग लेने के उद्देश्य से श्रमिक के जो प्रतिनिधित्व को खड़ा करना राजनीतिक कार्यों में आता है। तो अकॉर्डिंग टू पार्थर गोल्डबर्ग, संघ सदस्यों का कर्तव्य है कि वे देश के राजनीतिक अधिकारों के विस्तृत राष्ट्रीय कार्यक्रम को आश्रय देकर प्रदान करें और अपने संघ को देश की राष्ट्रीय जनसंख्या के सहृदय वर्गों के साथ चलाने की दृढ़ता से काम करें।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भारत में रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस है वो 3 तरह से विभाजित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं करंट पोजीशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय श्रम संघवाद की वर्तमान स्थिति। आप देख सकते हैं कि एक टेबल है 9.21, इसमें 1950-52 से 51-52 से 85 का, और फिर नेक्स्ट टेबल है वहां पे 2001 तक का आप आंकड़े देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस रजिस्टर्ड थे वो था 4683 इन 1951। आप वहां देख सकते हैं 4623, जो कि बढ़ के 2001 में हो गया 66,624, 66,624। तो एक बाढ़ सी आ गई है ट्रेड यूनियंस की पूरी इंडिया में, अलग अलग विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत। जैसा कि इस तालिका में आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के देश के श्रमिकों संघ की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व संख्या आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जिसमें भी बहुत सारी श्रमिकों की संख्या आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अतिरिक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित हिंदू मजदूर सभा भी है, और आप देख सकते हैं हिंदू मजदूर सभा जो है आगे आने वाले स्लाइड्स में आप देखेंगे। इस तरह से आप आंकड़े को रीड आउट कर सकते हैं। हम प्रेजेंट पोजीशन देखें तो 2008 और 10 के आंकड़े हैं इसमें। 8,200 ट्रेड यूनियंस हैं और 70 फेडरेशंस हैं जो कि रजिस्टर्ड है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत। यूनियन जो है उनका यूनियन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन उनकी यूनियन मेंबरशिप जो है वो पर यूनियन काफी उसकी जो मेंबरशिप है वो डिक्रीज हो गई है, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में। हाई डिग्री ऑफ यूनाइजेशन इन कोल टेक्सटाइल स्टील रेलवे सेक्टर्स, बहुत ज्यादा यूनियंस बने हैं किन किन फील्ड्स में, कोल है, टेक्सटाइल्स है, स्टील है, रेलवे सेक्टर्स में, और व्हाइट कॉलर यूनियंस भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं। लेकिन इस सबसे मुद्दे की बात यहाँ पे और चिंता का विषय ये है कि जो एग्रीकल्चर एरियाज है, एग्रीकल्चरल एरियाज, वहां पे किसी भी तरह की ट्रेड यूनियन या फिर यूनियनिज्म जो है वहां पे बिल्कुल नाम मात्र का है, जो कि एक विचारणीय मुद्दा है, समस्या है। After the LPG era, the lockouts from the employer have created more pressure in the unbending labor unions. अब उसके बाद आखिरी है less support from the political party. आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियंस, भारतीय मजदूर संघ, इस तरह से बहुत सारे जी जो आप देख रहे हैं कुछ मेजर नाम हैं उन ट्रेड यूनियंस के जो इंडिया में कार्यरत हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंतर्गत या इंडिविजुअली ये अपने काम को कर रहे हैं। मेंबरशिप आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मेंबरशिप देख सकते हैं 1989 की स्थिति में, 2002 की स्थिति में और 2013 की स्थिति में आप देख सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फ्यू मेजर ऑल ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। भारत में जो कुछ प्रमुख श्रम संघ कार्य कर रहे हैं उनमें से आप 6 की लिस्ट यहाँ देख सकते हैं। हम इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं अभी। पहला है द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटेक, जिसको हम बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय श्रम संघ कांग्रेस। यह अनुभव किया गया उस समय कि समस्त की अनुभव किया गया कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं श्रम संघों की वह प्राप्त नहीं किया जा रहा है, अलग अलग श्रम संघों के में एकता नहीं होने की वजह से। तो इस बात को ये सोचा गया कि क्यों ना सारे जो समस्त प्रजातंत्री श्रम संघ हैं उनको एक केंद्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत शामिल किया जाए। और इस उद्देश्य से 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में श्रम नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इंटक INTUC इंटक की स्थापना पर विचार किया गया और फिर उसे स्वीकार किया गया। इसका नाम जो है, इसका जो जिसका काम जो है गांधीवाद सिद्धांतों के अनुसार करने का तय किया गया, और इस प्रकार अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी इसमें सम्मिलित हो गया। इसके कुछ लक्ष्य हैं इंटक के, समाज का ऐसे समाज का निर्माण करना जिसके प्रत्येक सदस्य को बिना किसी प्रतिबंध के अपने विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो,
सभी श्रमजीवियों को पूर्ण रूप से संगठित करने का प्रयास करना, समाज और उद्योग में श्रमिकों के स्तर को ऊंचा करना, उनके जीवन में सुधार लाना, पारस्परिक वार्ता करना, समझौता करना, औद्योगिक संघर्षों को सुलझाने के लिए प्रयास करना, श्रमिकों के उद्योग और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना, उनके अंदर कार्य क्षमता को बढ़ाना, उनके अंदर शील में वृद्धि करना, कार्य क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि करना, और इस तरह से इन तक जो है अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने लग गया। इसके बाद हम देख सकते हैं हिंद मजदूर संघ है, HMS, हिंद मजदूर सभा हिंदी में। इसका निर्माण 1948 में हुआ था, जब समाजवादी विचारधारा के सदस्यों ने अनुभव किया कि इन तक जो है में कार्य करना उनके लिए असंभव हो जाएगा, तो M.N. रॉय द्वारा संगठित इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर के अनेक श्रम संगठनों को सम्मिलित किया गया, और उसके बाद सबसे एक सम्मिलित करके एक संगठन जिसका नाम हिंद मजदूर सभा है, इसको लाया गया, इसकी स्थापना की गई। इसके जो उद्देश्य थे वो थे श्रमिकों के लिए समुचित पारितोषण की व्यवस्था करना, प्रत्येक नागरिक के लिए उपयुक्त कार्य की व्यवस्था करना, पूर्ण सामाजिक सुरक्षा देना, उनको कार्य के घंटों की सीमित करना, सवेतन अवकाश की व्यवस्था करना, समुचित आवास की व्यवस्था करना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, कुशल प्रशिक्षण का प्रबंध करना, सामूहिक मूल भाव के अधिकारों को मान्यता देना। इस तरह से अनेक जो है उद्देश्य इसमें रखे गए। मुख्यतः परिवहन, डाक व तार श्रम संघ, बंबई व अहमदाबाद के वस्त्र मिल श्रम संघ आदि इस संगठन के सदस्य थे, जिसे हम हिंद मजदूर संघ कहते हैं, HMS। The next one is the सम्मिलित श्रम संघ कांग्रेस, the United Trade Union Congress, UTUC। इनका जिस समय से 1948 में इसका हिंद मजदूर सभा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो कुछ नेतागण जो इसके विरुद्ध थे, उन्होंने 30 अप्रैल 1949 को एक नवीन संगठन को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सम्मिलित श्रम संघ कांग्रेस कहा, द यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नाम दिया। इसके कुछ उद्देश्य थे। वो उद्देश्य थे वेतन आयोग की नियुक्ति करना ताकि श्रमिकों को उचित और पर्याप्त वेतन मिल सके, प्रोविडेंट फंड की दरों में वृद्धि करना, गुप्त मतदान के माध्यम से श्रम संघों के प्रतिनिधित्व का पता लगाकर उनके मान्यता प्रदान करना, हड़ताल करने का समुचित अधिकार, और दूसरा रोजगार दिलाए बिना छटनी ना हो देना। मतलब पहले कहीं दूसरा रोजगार मिल जाए, उसके बाद ही उनको काम से निकाला जाए। इसके अलावा एक और है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आप देख सकते हैं अखिल भारतीय AH इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटिक, ये आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, और उसका प्रमुख उद्देश्य था कि देश में समस्त श्रम संघ के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना। और इसके अलावा अन्य श्रम संघ आप देख सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटक और एटक जो है, इनके बीच में प्रमुख भेद उद्देश्यों का इतना नहीं है कि जितना कि कार्य प्रणाली का है। तो इंटक और एटक अलग कैसे हैं, क्योंकि इनकी कार्य प्रणाली बिल्कुल अलग है। बहुत ही अलग तरह से दोनों जो है अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। एटक में फूट 1962 में चीन द्वारा भारत पर किए गए बेशरम आक्रमण के बाद साम्यवादी दल में सैद्धांतिक मतभेद बढ़ गए, और यह दल जो है वो एटक जो है वो दो भागों में बढ़ गया। पहला था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरा मार्क्सिस्ट CPI के अंतर्गत दो अलग अलग भागों में बांटा गया। कमिंग टू द डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ इंडियन ट्रेड यूनिज्म, भारतीय श्रम संघ आंदोलन में के तीव्र विकास में जो विभिन्न बाधाएं थी उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भारतीय श्रम संघ है, उनके रास्ते में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। पहला है आंतरिक बाधाएं, और दूसरा है बाहरी बाधाएं, या फिर हम उसे बोल सकते हैं एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स। कमिंग टू द इंटरनल ऑब्स्टेकल्स, आंतरिक बाधाएं, ये कुछ प्रकार आप देख सकते हैं, कुछ प्रकार के होती हैं, स्लाइड पे आप देख सकते हैं। तो शिक्षा का पहला है लो लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का निम्न स्तर। हमारे देश में शिक्षा का सामान्य स्तर बहुत नीचा रहा है। औद्योगिक श्रमिक जो है प्रायः अनपढ़ होते हैं, अनुशासन का महत्व नहीं समझते हैं, अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं। उनके लिए इनका महत्व केवल हड़ताल करके अपनी मांगों को स्वीकृत कराना मात्र होता है। वो इससे ज्यादा श्रम संघों के कार्यों को समझ नहीं पाते हैं।
जब उनकी मांगे पूरी हो जाती हैं तो वो श्रम संघों के दूसरे जो उत्तरदायित्व हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फुलफिल करने में उनका सहयोग वो नहीं करते हैं। दूसरा है पॉवर्टी एंड लो लेवल ऑफ वेजेस, दरिद्रता तथा मजदूरी का निम्न स्तर। श्रम संघों के तीव्र विकास में सबसे बड़ी बाधा जो है वो निर्धनता है, पॉवर्टी। पैसे का एकमात्र स्रोत चंदा होता है, जिसके द्वारा ये श्रम संघ जो है वो अपना कार्य करते हैं। श्रमिकों को बहुत कम वेतन मिलता है, जिसके कारण वो चंदा दे नहीं पाते हैं, देते भी हैं तो वो उतना होता नहीं है कि वो अच्छा कार्य कर पाए उस चंदे की मदद से। अगला है श्रमिक वर्ग की विभिन्नता, डाइवर्सिटी इन लेबर क्लास, श्रमिकों की वर्गों की विभिन्नता। जो श्रमिक होते हैं, भारतीय श्रमिक, वो विभिन्न प्रकार के वर्गों से आते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानते हैं, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को मानते हैं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों आदतों इन श्रमिकों में पाई जाती है। तो उनको संगठित होने में बहुत समय लग जाता है और इस बात से जो मिल मालिक होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो भली भांति परिचित होते हैं और वो अपने लाभ के लिए इनका प्रयोग करते हैं। धर्म, भाषा, जाति के प्रश्न को लेकर श्रमिकों के बीच फूट पड़ती है, जिससे श्रम संगठन का आधार जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। 1943 में लखनऊ, दिल्ली और कलकत्ता में कुछ ऐसी आधार पर श्रम संघों का निर्माण हुआ, पर उसे सरकार ने मान्यता नहीं दी। अगला जो है वो है माइग्रेटरी नेचर जो होता है श्रमिकों का। भारतीय श्रमिकों का जो नेचर किस तरह का है, श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति। वो दूर दूर के गांवों से नौकरी की खोज में आते हैं और फिर चले जाते हैं। अतः अधिकांश भारतीय श्रमिक जो है अभी तक अपने उत्तरदायित्व अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक या सजग नहीं होते हैं। वे एक स्वतंत्र एवं स्थायी वर्ग के रूप में विकसित नहीं हो पाए हैं और हड़ताल और तालाबंदी के समय वो गांव चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो संयुक्त प्रयास है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। अगला जो कारण है लीडर नॉट फ्रॉम द लेबर्स, श्रम संघ के नेता जो है वो श्रमिकों से नहीं होना। बहुत बार ऐसा होता है कि श्रम संघ में जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनके बीच से कोई निकल के नेता नहीं आता है, तो वो जब वहां के बीच से निकल के नहीं आता तो वो उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को वो समझ नहीं पाता है और पूरी तरीके से वो मांग को वस्तु स्थिति समझ के वहां एम्प्लॉयर्स के सामने रख नहीं पाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, लैक ऑफ यूनिटी एंड एफर्ट बाय ट्रेड यूनियंस, श्रम संघों के संयुक्त प्रयत्न और एकता का अभाव। आजकल हमारे देश में जो है वो 4 केंद्रीय संस्थाएं हैं श्रम संघों की, कुछ लघु स्वतंत्र शाखाएं भी हैं। देश में किसी भी समय श्रम संघों का संयुक्त मोर्चा नहीं रहा है, तो अलग अलग तरीके काम करने के, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग आदर्श, अलग अलग मान्यताएं की वजह से जो है हमेशा जो है इनके बीच में जो है वो एक राइवलरी सी रहती है, या फिर बोलना चाहिए कि एकता का अभाव रहा है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन एंड वेलफेयर एक्टिविटीज, पारस्परिक सहयोग एवं कल्याणकारी कार्यों को भली प्रकार नहीं समझना एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका एक कारण ये है कि वो जो शिक्षा का अभाव है वह एक बहुत मेजर कारण है कि वो इस तरह की चीजों को समझ नहीं पाते हैं। एक और है निम्न जीवन स्तर और काम करने की असंतोष दशाएं जो है, जिसकी वजह से जो है ट्रेड यूनियन जो है वो सफल नहीं हो पाते हैं। श्रम नेताओं में के प्रति द्वेष की भावना होना और श्रमिकों में अनुशासनहीनता, फिर से ये एक लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम बोल सकते हैं। एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल से कुछ बाहरी बाधाएं, प्रॉब्लम्स बाय मीडिएटर्स, मध्यस्थों का विरोध, सेवा योजक और जॉबर्स का विरोध भी श्रम आंदोलन की प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ है। श्रमिक जो कि गांव से आते हैं तो उनको लाने का, उनको शहर में लाके काम दिलाने का, उनके आवास की व्यवस्था करने का, ऋण दिलाने का, इस तरह के बहुत सारे काम जो है वो मध्यस्थ द्वारा किए जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि श्रमिकों के शोषण पर ही इनका अस्तित्व निर्भर करता है। तो ये कभी नहीं चाहते कि वो जो ट्रेड यूनियंस है वो इनके भलाई के लिए काम करेंगे, तो इनका अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा, इनका जो मीडिएटर्स होते हैं या मध्यस्थ होते हैं। इसके अलावा है लैक ऑफ प्रॉपर बिहेवियर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, नियोक्ता का असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जो है वो भी बहुत बड़ी कठिनाई है। भारतीय नियोक्तागण ये नहीं समझते कि स्वच्छ स्वजित संघवाद हड़ताल के विरुद्ध बीमा का कार्य करता है। इसके फलस्वरूप अनियमित, अनधिकृत और बिजली की तरह शैक्षणिक हड़ताल, क्षणिक हड़ताल नहीं हो पाती है। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जो हम बाहरी कारणों के अंतर्गत ला सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सजेशंस फॉर ग्रोथ ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियनिज्म। भारत में श्रम संघ आंदोलन को दृढ़ बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं। वो सुझाव के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि एकता पैदा करना,
राजनीतिक दलों से आंदोलन को स्वतंत्र रखना, जाति भेद का दूर किया जाना, इसके अलावा जो है एक उद्योग में एक संगठन होना चाहिए जिससे कि मजदूर जो है अपनी बात प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयर के सामने रख सके। लाभ कोषों की स्थापना करना, बेनिफिट्स जो बेनिफिट फंड्स होते हैं, लाभ कोष की जब हम बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक मजदूर जो है पूरे साल भर और कई अपने जीवन के कई साल जो है वो अगर किसी फैक्ट्री या मिल में काम करके दे रहा है तो उसकी बीमारी के समय, बेकारी के समय, दुर्घटना के समय, मृत्यु के समय, कोई भी ऐसा जो उसके ऊपर विपदा आती है तो उस समय बहुत जरूरी है कि जो लाभ कोष या बेनिफिट फंड्स हैं वो उनके द्वारा उनके परिवारों की मदद की जा सके। हड़ताल कोषों की भी स्थापना करना, हड़ताल जब करते हैं तो क्योंकि डेली वेजेस पे काम करते हैं बहुत ज्यादा, तो डेली वेजेस पे काम करने की वजह से हड़ताल की वजह से इनको पेमेंट नहीं मिल पाती है, ऐसी स्थिति में हड़ताल कोषों की भी स्थापना करना बहुत जरूरी है। वित्त व्यवस्था, वित्त व्यवस्था जो है वो एक बहुत ही मेजर पार्ट है इनके ट्रेड यूनियंस के को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। 100% सदस्यता होनी चाहिए। किसी भी उद्योग में काम करने वाले सभी श्रमिकों को आपस में संगठित रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ जो है वो संगठन में जुड़ रहे हैं और कुछ जो है वो हमको कुछ नहीं करना है, तो बहुत जरूरी है कि उनके पीछे एकता हो और सारे के सारे श्रमिक जो है वो ट्रेड यूनियन में अपनी हिस्सेदारी दें। वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, तांत्रिक विशेषज्ञों की नियुक्ति करना, तंत्र जो प्रॉपरली उसको देख सके, श्रमिकों के में उत्तरदायित्व की भावना भरना, एजुकेशन के थ्रू आता है तो बहुत अच्छा एजुकेशन अगर प्रोवाइड किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको अच्छी शिक्षा अगर प्रदान की जाए तो इस तरह से वो अपने उत्तरदायित्व की भावना को, एकता की भावना को, बहुत सारे चीजों को वो बदल सकते हैं। कार्य ढीले करने की प्रवृत्ति को रोकना, जनरली देखा जाता है कि कार्य जो है वो धीरे धीरे किया जाता है ताकि समय जो निकाला जा सके, उस प्रवृत्ति को रोकने का काम करना। जनमत का समर्थन होना, उचित नेतृत्व, लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो ट्रेड यूनियन के लिए आपके मजदूरों की मांगों को एम्प्लॉयर के सामने रखने के लिए एक बहुत अच्छे, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत लीडर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और वो जो है वो एक ट्रेड यूनियन को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान करता है। श्रम संघों के कार्यों में उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, प्रशिक्षण से जब वो स्किल्ड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी होती है। इस तरह से जो श्रम संघ है वो अपने को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, श्रम पत्रिका निकाल सकते हैं जिसमें कि वो स्वतंत्र रूप से कुछ लिखना चाहें या अपनी बातों को कहना चाहें तो वो उस पत्रिका के माध्यम से कह सकते हैं। दीज आर